हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। आज हम इस वीडियो में, पहले अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए क्योंकि ये उसी का कंक्लूडिंग पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स वो छोटे छोटे, दीज आर दोज स्मॉल स्ट्रक्चर्स which are present in the cell साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर वो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो हर स्ट्रक्चर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो, जैसे हर सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन क्या करती है? उस सेल को एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। इसी तरह से जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं जो उन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फंक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उन स्मॉल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, और वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स सब जो होते हैं वो होते हैं इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड, ताकि एक की एक्टिविटी से दूसरे की एक्टिविटी किसी भी तरह से अफेक्टेड न हो। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा, यूकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। आपके बुक में, आपके कोर्स में 6 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया गया है। मैं आपको सारे पूरे 6 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में यहाँ पे समझाऊंगी। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्गेनल। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह है पूरा एक नेटवर्क की तरह पूरे सेल में फैला हुआ रहता है। ठीक है, यह ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब और शीट्स के फॉर्म में होता है। ट्यूब्स या शीट्स के फॉर्म में पूरा नेटवर्क होता है सेल के अंदर। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं, कितने तरह का होता है? ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER लिख देती हूँ मैं, ER से आप समझ जाइएगा। और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर इस तरह से राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ये राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उसके सरफेस को रफ बना देते हैं, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और वी कैन से, क्योंकि राइबोसोम्स तो प्रोटीन फैक्ट्रीज ही कहलाती हैं, इसलिए इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, फैट्स एंड लिपिड सिंथेसिस का काम होता है इसका। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये प्रोटीन सभी ऑर्गेनल्स को चाहिए होता है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, इस नेटवर्क के थ्रू, जहां से इसकी जरूरत होती है सेल को, वहां पे ये पहुंचाया जाता है। ठीक है, थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? इसके अलावा ये जो, अब एक और वर्ड आप यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ये क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये जो प्रोटीन और लिपिड है ना, इसमें से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड बन रहा है, इसमें से कुछ लिपिड और जो प्रोटीन है ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। ये प्रोसेस कहलाती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? सम ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन helps in the
helps in the formation of membrane and this process is called membrane biogenesis. हाँ, कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं, कुछ लिपिड्स एंड फैट्स, सम ऑफ द लिपिड्स एंड फैट्स दे ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, एंजाइम्स का भी काम करते हैं. तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. अभी जो है इसके कुछ फंक्शंस भी हैं. तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, चलिए मैं अब आपको इसके फंक्शंस बताती हूँ. सो व्हाट इज इट्स फर्स्ट फंक्शन? सबसे पहले तो ये इट एक्ट एज ए चैनल. फंक्शंस, आपसे ये फंक्शन ही पूछे जाते हैं. टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछ लेते हैं और दूसरा पूछते हैं फंक्शन. तो पहला फंक्शन तो होता है इसका एक्ट एज ए चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स. मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पूरे सेल को. क्लियर? फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइड, एक्ट एज, ऊपर वाले में एक्ट एज चैनल टू ट्रांसपोर्ट. तीसरा देखिए इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं अभी अब आपको मैं बता देती हूँ. वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके वर्टिब्रल कॉलम होता है या जिनको बैकबोन होती है. तो वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स लिवर सेल्स में, वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, वो हेल्पफुल होता है डिटॉक्सिफाइंग इन ड्रग्स एंड पॉइजन. ड्रग्स एंड पॉइजन, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज ऐसी खाने में आ जाती है तो उसको बेअसर करने का काम जो है वो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Golgi apertures. Okay, this is our next cell organelle. Golgi apertures was first discovered by Camillo Golgi. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से अटैच्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेक्स. ये कहलाते हैं सिस्टर्न्स. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेनली इसमें आपको क्या याद रखना है, इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं. जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसके आसपास जो भी मटेरियल का सिंथेसिस होता है उस मटेरियल को स्टोर और डिस्पैच करने का काम होता है. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि it stores, then modifies, packs, पैकेजिंग का काम करता है और उसके बाद जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां उसको डिस्पैच कर देता है. डिस्पैच द मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. इसमें गोल्गी अपर्चर्स में आपको मेनली फंक्शन ही लर्न करना है. It stores, modifies, packs, dispatch and the materials synthesized by endoplasmic reticulum. तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन. दूसरा फंक्शन होता है इसका, ये बहुत हेल्पफुल होता है. कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो हैं, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है. सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है. ठीक है, वो कहाँ बन रही है, गोल्गी अपर्चर्स में. Simple sugar converts to complex sugar, right? And what is the third? It also helps in the formation of lysosome. Formation of lysosome, okay? तो ये 3 functions होते हैं गोल्गी अपर्चर्स के. अब इसके बाद हम अगला वाला पढ़ेंगे कि लाइसोसोम होता क्या है. नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे, जैसे लाइसोसोम आपने पढ़ लिया, बट व्हाट आर लाइसोसोम. तो अवर नेक्स्ट ऑर्गेनल इज लाइसोसोम. ओके चिल्ड्रन, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बुक्स को ध्यान जरूर पढ़िए. आप भले ही कितने ही वीडियोस देखिए पर बुक्स को जरूर पढ़िए. एंड अवर नेक्स्ट इज लाइसोसोम.
ठीक है, ये हमारी बॉडी का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। क्लियर? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम यानी कि सेल के अंदर कुछ भी अगर वेस्ट हो जाता है, किसी भी तरह की कोई भी, या मान लीजिए कोई ऑर्गेनेली खराब हो गया या कुछ भी ऐसा वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर जब आ जाता है, तो उस सारे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का काम लाइसोसोम का होता है। कई बार ऐसा होता है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे सेल में इन्फेक्शन भी हो जाता है। कई बार सेल जो है किसी भी तरह से मीन्स वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, कई डेड सेल्स होते हैं, तो ऐसे में लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम बर्स्ट होता है और ऐसे इन्फेक्टेड सेल को वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाता है। ये डाइजेस्ट कर जाता है, क्यों करता है? अरे सिंपल सी बात है, अगर उसने उस इन्फेक्टेड सेल को डाइजेस्ट नहीं किया या खत्म नहीं किया, तो वो इन्फेक्टेड सेल बाकी के सारे सेल्स को और इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसे में ये लाइसोसोम बर्स्ट होता है और बर्स्ट होकर पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। तो सेल को, दूसरे सेल को बचाने के लिए ये खुद मर रहा है, इसीलिए ये खुद खत्म हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स। ये आपके बुक में क्वेश्चन भी है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। अच्छा, ये कैसे कर पाता है? एक्चुअली लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो ये लाइसोसोम जब बर्स्ट होता है, तो बर्स्ट होने पे क्या हुआ है, बर्स्ट हुआ तो जैसे ही बर्स्ट होता है, इसमें से स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें से निकल के आते हैं, रिलीज होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है पूरे के पूरे सेल को ईट कर लेते हैं, ईट्स अप सेल्स, सेल को पूरा ईट अप कर लेते हैं। तो इस तरह से वो सेल खत्म हो जाता है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, मैं यहीं से लिखती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसे इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, नाम आपने सुना भी है, और ये आपको कई सारे सेलुलर एक्टिविटीज जब आप पढ़ेंगे, जब हायर क्लासेस में, जब 10th में पढ़ेंगे, वहां पे भी आप इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए, बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए, जो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। चलिए, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये होता है एटीपी, और एटीपी होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और एटीपी के फॉर्म में सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। आउटर लेयर नॉर्मल, लेकिन इनर लेयर जो होती है वो इस तरह से फोल्ड्स में होती है। ये फोल्ड्स होने का एक बहुत बड़ा बेसिक रीजन इसका ये होता है कि ये जो फोल्ड्स होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, folds increase surface area, folds increase surface area। ये सरफेस एरिया काय के लिए इंक्रीज कर रहे हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज हो सके, जिससे कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है। तो ये फोल्ड्स का, इसका काम मेनली यही होता है। इसके अलावा इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, इट हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ओन जेनेटिक मटेरियल होता है। जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि उसका अपना, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन।
सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल की। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोल्ड्स होते हैं। ये फोल्ड्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ हो सके फॉर केमिकल एक्टिविटीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो सके। इसका अपना ओन जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट मीन्स इसका अपना ओन डीएनए प्रोटीन होता है। इसे किसी से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। Plastids are found only in plant cell. क्लियर? प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड अदर इज क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, एक्चुअली प्लास्टिड होते क्या है? दीज आर द ऑर्गेनल्स और जो कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस या वाइट। कलरलेस होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस या वाइट होते हैं, है ना। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये होते हैं कलर्ड। इसमें से जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। और इस ग्रीन कलर के प्लास्टिड का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, और ये कलरलेस या वाइट प्लास्टिड, ओके, इसका काम होता है फैट्स को स्टोर करना, स्टार्च एंड फैट। इट स्टोर्स, इसका फंक्शन होता है स्टोर्स स्टार्च एंड फैट ग्रेन्यूल्स। स्टार्च एंड फैट ग्रेन्यूल्स। हाँ, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस, बहुत सारे इसमें मेम्ब्रेन लेयर होते हैं जिन्हें कहते हैं हम स्टोमा। ठीक है, प्लास्टिड्स भी बिल्कुल उसके जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चर, सॉरी, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना ओन जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपका इंटेक्स के क्वेश्चन में इंटेक्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इट हैज़ ऑल्सो इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स इसका अपना डीएनए एंड प्रोटीन होता है। क्लियर? सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कि दोनों में ही अपना ओन जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, VAC, ठीक है। वैक्यूल्स, दिस इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल में। क्लियर? बस डिफरेंस क्या होता है? इन प्लांट एंड फाउंड इन प्लांट, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बिग होते हैं जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं। ये तो इसकी साइज के बारे में है वैक्यूल्स की। अब देखिए नंबर। क्लियर? तो नंबर क्या होता है प्लांट सेल के अंदर? क्योंकि ये बड़े होते हैं इसलिए ये नंबर में लेस होते हैं। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं तो ये नंबर में मोर होते हैं। क्लियर? कुछ कुछ प्लांट सेल में तो ये इतने बड़े होते हैं कि पूरे प्लांट, जैसे पूरे एक सेल का लगभग 95% एरिया तक एक वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट्स को रिजिडिटी एंड फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल, टू सेल। क्योंकि
प्लांट्स जो हैं उनको ज़्यादा टर्जिडिटी और रिजिडिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसके अंदर वैक्यूल्स थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं। अदर देन दिस, इसके अंदर भी कुछ और चीज़ें भी स्टोर करता है, जैसे सम अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक कंटेंट्स। सो व्हाट एल्स इट स्टोर्स? इट स्टोर्स अमीनो एसिड्स, सम टाइप ऑफ शुगर्स, इसको भी स्टोर करने का काम वैक्यूल्स का होता है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे सेल को, पूरे ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल। और फंक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम सेल का होता है। इसलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी फीडबैक है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल डेफिनेटली आंसर इट। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड ज़रूर से एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।